नमस्कार दोस्तों, कौटिल्या बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया है। ठीक है, एनसीईआरटी में हमने विज्ञान विषय क्लास 6 का पहले स्टार्ट किया है पढ़ना, जिसमें हमने 6 चैप्टर पढ़ लिया है। ठीक है, क्लास 6 का विज्ञान विषय 6 चैप्टर मैंने पढ़ लिया है। अब अगला आता है चैप्टर 7। ठीक, चैप्टर 7 हम पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है पौधों को जानिए। अगले चैप्टर के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम अगले चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं कि अगले चैप्टर में क्या है। ठीक, पौधों को जानिए, यानी कि पौधों को तो सभी लोग लगभग में देखे ही होंगे। जो भी पौधे हैं आसपास में, नन्हे पौधे, बड़े पेड़ पौधे, है ना, बहुत ढेर सारे पेड़ पौधों को आपने देखा होगा। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का प्रेक्षण कीजिए। आप बाहर निकलिए और अपने चारों तरफ छोटे बड़े लंबे, ठीक है, पौधे, सभी पौधों को क्या करिए, पेड़ पौधों को देखिए और उनका अवलोकन करिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशालकाय हैं? आप देखें कि कुछ पौधे क्या है, छोटे हैं और कुछ बहुत ही बड़े हैं। जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बे की तरह दिखाई देते हैं, जबकि धरती पर कुछ धब्बे टाइप में हरे हरे दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ पत्तियां लालिमा युक्त होती हैं। कुछ पौधों की पत्तियां आप देखते होंगे कि बिल्कुल ग्रीन होती हैं ना, बिल्कुल हरी होती है, लेकिन कुछ पौधों की पत्तियां लालिमा युक्त यानी कि थोड़ा कलरफुल होती हैं, दूसरे कलर में होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल होते हैं, कुछ नीले, तथा कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते हैं। कुछ पौधों के फूल बहुत बड़े होते हैं, कुछ के लाल कलर के होते हैं, कुछ के नीले, कुछ के पीले, ऐसे ही कलरफुल होते हैं, है ना। और कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते हैं, और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें फूल ही नहीं लगता है। आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे भी देखे होंगे। आप लोग अपने आसपास भी तमाम प्रकार के पौधों को देखा ही होगा। आइए हम पौधे के विभिन्न भागों के विषय में जानें। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र 7.1 में पौधों के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है, इधर ये चित्र, ठीक, ये दिया गया है, पौधे का चित्र है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसका फूल, तना, पत्ती, ठीक है, जड़, जो भी है उसको नामांकित करना है। तो ये जानते हैं कि जो मिट्टी के नीचे का ये जो भाग होता है, ये क्या होता है, जड़ होता है ना। और ये मालूम होगा आप लोगों को कि ये ग्रीन कलर का होता है, पत्ती, है ना। इसको कलर करेंगे तो किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा। और ये क्या है, फल है, यानी कि फली जिसे बोलते हैं, है ना। और ये फूल लगा हुआ है, क्या है, फूल लगा हुआ है ना। और ये जो है, ये क्या है, तना है, क्या है, ये तना है। ठीक है, तो ये एक छोटे से पौधे का भाग है। ये कितना बड़ा जो पौधा है, ठीक है, इस पौधे का ये भाग हम पढ़े हैं कि ये नीचे का जड़ है, ये पत्ती है, ये तना है, ठीक है, ये फली है, ये फूल है। ठीक, फिर आगे चलिए देखते हैं। आइए हम प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता करके उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। चलिए हम आगे देखते हैं और प्रकृति का भ्रमण करते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर जाइए, ढेर सारे, ये देखिए कोई बड़ा सा मोटा सा पौधा, पेड़ लगा हुआ है, कोई नन्हा सा छोटा सा पौधा लगा हुआ है ना। तो जब आप बाहर निकलते हैं, देखते हैं, तो अपने चारों तरफ तमाम प्रकार के पेड़ पौधों को देखेंगे, है ना। देखिए इसमें है शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। शाक, झाड़ी और वृक्ष। शाक क्या होते हैं, झाड़ी क्या होते हैं और वृक्ष क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जो आपसे कम लंबे यानी कि छोटे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, जिनकी लंबाई आपके लगभग में है, और एक जो आपसे बहुत ही अधिक लंबे हैं। तने को स्पर्श करिए यह जानने के लिए कि तना कोमल है, कठोर है, ठीक है। और आप तनों को भी स्पर्श करिए। ये जो भी मैंने तना ये बताया था, ये है तना, ठीक है। इसको आप स्पर्श करिए और देखिए कि तना कोमल है, कठोर है, किस प्रकार का है। ध्यान रखें कि वो टूटे नहीं। लंबे पौधों के तने की मोटाई मापने का प्रयास करें, और जो लंबे मोटे तने होते हैं उनकी लंबाई को आप मापिए, देखिए। ये देखिए यहाँ पर पौधे का नाम लिखिए,
कालम यानी कि ऊंचाई, और यहाँ पर हरा है, कोमल है, मोटा है, कठोर है, तना किस प्रकार का है, और यहाँ पर शाखाएं कहाँ से निकलती हैं, तने के आधार से निकलती हैं कि तने के ऊपर से निकलती हैं। और फिर चौथा कॉलम है पौधे का संवर्ग, यानी कि पौधा किस वर्ग का है। तो ये आपको चार्ट बनाना है। ठीक, देखिए टमाटर, एक पौधे का नाम आया टमाटर। टमाटर की ऊंचाई क्या होती है, बहुत ही छोटी, यानी कि ये बहुत ही छोटा पौधा होता है। ठीक है, जो तना होता है वो हरे रंग का होता है, हाँ कोमल भी होता है, मोटा और कठोर नहीं होता है। ठीक है, तने के आधार से नहीं, तने के ऊपर से नहीं। जो पौधे का वर्ग है वो क्या है, शाक है, यानी कि टमाटर, ठीक है, किस में आता है, शाक वर्ग में आता है। फिर है आम। आम क्या होता है, बहुत लंबा होता है इसका, ठीक है, जो तना होता है वो मोटा होता है और कठोर होता है, लेकिन कोमल नहीं होता है। ठीक है, ये तने के ऊपर से, ठीक है, शाखाएं जो होते हैं तने के ऊपर से निकलती हैं, और ये किस वर्ग में आता है, वृक्ष वर्ग में आता है। ऐसे ही अगला है यहाँ पर नींबू। नींबू क्या है, बहुत लंबा नहीं होता, थोड़ा लंबा होता है। ठीक, इसका जो तना होता है वो कठोर होता है, लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं होता है, और जो शाखाएं हैं वो तने के आधार से निकलती हैं। ये कौन से वर्ग में आता है, झाड़ी वर्ग में आता है। ठीक, तो ये हमने पौधे और पौधे का नाम संवर्ग यहाँ पर पढ़ा है। चलिए आगे नीचे देखते हैं। ऐसे ही आप सभी लोग और भी कॉलम में बना सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर रख लीजिए, जैसे सेब है ना, केला, आलू, बैगन, तो ये सारे पौधों को रख लीजिए और इनका आप संवर्ग बनाइए, इनको इस वर्ग में रखिए कि ये किस प्रकार से आप इनको इस सारणी में बांटेंगे। ठीक, हमें ये भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। ये तना है, ठीक है, और नीचे यहाँ पर जड़ रहता है। तो क्या होता है, जो शाखाएं होती हैं ये भूमि के पास तने के या तो आधार से निकलती हैं, और यहाँ पर कुछ ऊंचाई जाने के बाद में यहाँ से जो है वो शाखाएं निकलती हैं। ठीक, अब हम प्रेक्षित सभी पौधों को सारणी 7.1 में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2, 3 कॉलमों को भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद के अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भी आप भरें। ठीक है, जैसे यहाँ पर कॉलम मैंने बनवाया था। ठीक है, सुझाव, पौधों को कम से कम क्षति पहुंचे, इसलिए आप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में कार्य कर सकते हैं। पौधों को कम क्षति यानी कि पौधों को कम नुकसान पहुंचे, यानी कि नुकसान ना के बराबर हो, इसलिए आप लोग समूह में कार्य करिए। कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। जो कोमल तने वाले पौधे होते हैं उनके अध्ययन के लिए क्या करिए, खरपतवार का प्रयोग करिए। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? खेतों में, बगीचे, गमलों में कुछ अनचाहे पौधे अपने आप ही उग जाते हैं। जैसे गमले में कोई भी पौधा लगाते हैं या खेतों में कोई भी पेड़ पौधा लगाते हैं तो देखते होंगे कि जो पौधा लगाए हैं वो तो लगाए हैं, लेकिन उसके बगल में अनचाहे छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे अपने आप ही उग आते हैं। ठीक है, तो जो ये अनचाहे नन्हे नन्हे पौधे उग जाते हैं वो क्या होते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। क्या आपने किसानों को इन खरपतवारों को खेतों से उखाड़ते हुए देखा है? जैसे जब किसान खेतों में अनाज उगाते हैं तो इन खरपतवारों को क्या करते हैं, हटा करके अलग कर देते हैं ताकि उनसे उनका फसल को कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक, इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग शाक, झाड़ी और वृक्ष हैं। जैसे कि अभी मैंने ये ऊपर आपको अलग करने के लिए बताया है ना, कि शाक, झाड़ी और शाक, वृक्ष और झाड़ी, इन तीनों वर्गों में आप इनको बांट सकते हैं। इन्हें 7.3 में भी दिखाया गया है। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, शाक कहलाते हैं, जो बहुत ही छोटे होते हैं। देखिए ये हरा भी है और कोमल भी है और छोटा पौधा भी है, तो ये क्या कहलाता है, शाक कहलाता है। ठीक है, और जो शाक से थोड़े से बड़े होते हैं, इनकी जो तना है वो क्या नाम है, कोमल तो नहीं होती है, ना ही ज़्यादा मोटी होती है। ठीक, और इनमें बहुत ढेर सारी शाखाएं बिखरी हुई रहती हैं, वो क्या कहलाता है, झाड़ी कहलाता है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये क्या है, वृक्ष है, जिसकी बहुत ही मोटी सी यहाँ पर शाखाएं भी बहुत ढेर सारी निकली हुई हैं और यहाँ पर बहुत ही मोटी सी और बहुत ही मजबूत इसका तना भी है।
ठीक है, तो ये वृक्ष में आता है। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। जो तना होता है ये कठोर होता है लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं होता, इन्हें हम क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। और ये जो होती है शाखाएं, ये तने के आधार से ही निकली हुई होती हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई के तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। जो वृक्ष होते हैं ये बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ही मोटे होते हैं, इनकी तना भी बहुत ही सुदृढ़ और मोटा होता है, ठीक है। और इनमें जो शाखाएं होती हैं भूमि से काफ़ी ऊंचाई पर तने से ऊपर निकलती हैं, ठीक। उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध वर्गों को वर्गीकृत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आगे देखें, पहले जानना चाहते हैं कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं, ठीक। तो आप सभी लोग बताइए कि जो मनी प्लांट है, सेम है, लौकी है, अंगूर है, इन सबको हम किस वर्ग में रखेंगे? वृक्ष में, ठीक है, झाड़ी में या फिर साग में। इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये साग, झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार भिन्न हैं। आपके विचार से इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ठीक है, देखिए जो मनी प्लांट होता है, सेम होता है, लौकी वगैरह हो गया, तो ये सारे पौधों को जब लगाया जाता है, इनके बीजों को बोया जाता है, ठीक, तो देखे होंगे कि इनको सहारे की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पर ये मनी प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, तो इनको क्या किया जाता है? किसी कुछ यहाँ पर लगा दिया जाता है ताकि कुछ यहाँ पर लगा दिया जाता है ताकि उसी के सहारे ये आगे और बढ़ सकें, है ना। कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं, ठीक है। जो कमज़ोर तने वाले पौधे होते हैं क्या करते हैं? अपने आप ही नहीं खड़े हो पाते हैं और ये ज़मीनों पर फैले हुए रहते हैं, है ना, और ये फैलते ही बढ़ते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है ना। जैसे सेम को देखेंगे, ऊपर चढ़ाने के लिए कुछ लगा दिया जाता है ताकि वो ऊपर चढ़ सके, तो ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? आरोही पौधे कहलाते हैं। ये साग, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं, ठीक है। आरोही पौधे क्या होते हैं? साग, झाड़ी, इन सब से ये अलग होते हैं। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल भी करते होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के दो दो पौधों के नाम लिखे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में दो दो पौधों के नाम बताइए, कोई वृक्ष, झाड़ी, विसर्पी लता और आरोही पौधा, ठीक है। इनके कोई दो दो एग्जाम्पल आप लोग दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला आता है तना। अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें तथा उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखें। अपने आसपास वाले पौधों को ध्यानपूर्वक देखिए और उनमें किस प्रकार की संरचना पाई जाती है उनको भी देखिए। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा किए गए अवलोकन से करें। आपने क्या देखा? तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल व फूल होते हैं। तने में पत्तियां, शाखा, कली, फूल, फल हैं, लगे हुए हैं या नहीं, ये आप सभी लोग देख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, यहाँ पर है क्रियाकलाप, ठीक है। एक फिर यहाँ पर क्रियाकलाप कराने के लिए दिखाया गया है। आवश्यक सामग्री में एक गिलास जल, लाल स्याही, शाकीय पौधा और एक ब्लेड, ठीक है। इतनी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक। तो देखते हैं इससे हम क्या कर सकते हैं आगे, ठीक। गिलास को 1/3 जल से भर दीजिए। जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दें और शाक के तने को गिलास में रख दें, जैसा कि यहाँ पर ये दिखाया गया है। अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन करें। क्या इस शाख के कुछ भाग लाल नजर आते हैं? आपने देखा कि तने के रंग के ऊपर जो है लाल रंग चढ़ गया है ना। अगर इसे हम लंबे समय तक भिगो कर रखें तो क्या होगा? रंग पत्तियों और सिराओं में भी आ जाएगा, ठीक। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा? जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है ना। तो क्या होता है, अगर आप उसमें लाल रंग भिगो देंगे तो ये तने के द्वारा इसमें रंग क्या होता है? ऊपर चढ़ जाता है ना। जब पानी चढ़ता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो तना है, तना क्या करता है? पानी को अवशोषित करता है ना, पानी को, और जो इसमें मिनरल वाटर कुछ पाए जाते हैं, ठीक, और जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं उनको क्या करता है? ये अपने अंदर ले लेता है, जिससे यहाँ पर भोजन बन पाता है पत्तियों के द्वारा, और ये भोजन बना करके खुद को जीवित
कर पाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये देखिए बना हुआ है कि तने में जल ऊपर चढ़ता है, तने के खुले सिरे का विवर्तित दृश्य। ये देखिए तने का खुला हुआ सिरा यहाँ पर दिखाया गया है और ये तना है। ठीक है, यहाँ पर तने जो तना दिखाया गया है, जब तने से क्या है शाखाएं निकली हुई हैं। इस क्रियाकलाप में हमने ये देखा कि तने जो जल है वो तने में क्या है ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। जो तना है क्या करता है, जल का संवहन करता है। और लाल स्याही की भांति जल में विलन, जैसे जल में विलीन खनिज पदार्थ जल के साथ क्या होते हैं, तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। ठीक, तो एक तो ये कार्य हो गया तने का कार्य, है ना। फिर क्या हो गया कि जो तना होता है ये पेड़ पौधों को सीधा खड़ा रखने में सहायता करता है। दूसरा क्या होता है, खनिज पदार्थ हो जल को अपने अंदर ये संवहन करता है। ठीक, अगला आता है पत्ती। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। क्या इन सभी पत्तियों की आकृति, आकार और रंग सब एक जैसे होते हैं? ये तने से किस प्रकार जुड़ी हुई होती हैं? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वो तने से जुड़ी हुई होती हैं क्या कहलाता है? पर्णवृंत कहलाता है। ये देखिए ये यहाँ पर यह शाखा है और ये जो पत्ती जिससे जुड़ा हुआ है ये क्या कहलाता है? पर्णवृंत कहलाता है, जिसके द्वारा ये जुड़ा हुआ है। और ये क्या है? पत्ती बना हुआ है। ठीक, यहाँ पर ये देखिए पर्णवृंत जिसके द्वारा पत्ती जुड़ी हुई होती है। ठीक, फिर आगे देखिए यहाँ पर पत्ती के जो छपटा हरा भाग होता है क्या कहलाता है? फलक कहलाता है। जो चपटा हुआ भाग होता है क्या कहलाता है? फलक कहलाता है। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृंत होता है या नहीं होता है? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृंत होता है? तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं, अभी आंसर मिल जाएगा हम सभी को। ठीक, पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप उसकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती है तो ये गलत है। ठीक है, पत्ती भी विशेष छाप छोड़ती है। अब इसके लिए क्या करिए, अगला क्रियाकलाप करते हैं। एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। चित्र 7.9 में दिखाए गए तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़कर रखें। ठीक, जिस प्रकार ये यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़ करके इसको नोक से क्या करिए, धीरे धीरे उसको रगड़िए जिसके नीचे पत्ते, धीरे धीरे रगड़िए। आपको कुछ रेखाओं के छाप भी दिखाई देते होंगे। पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। ठीक, क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा भी दिखाई देती है? जैसे कोई भी पत्ती आप देखे होंगे, है ना, मान लो कि ये कोई भी पत्ती बनी हुई है तो इसमें क्या होता है, एक ये मोटी सी सिरा होती है ना, और बाकी सब छोटी छोटी पतली पतली सिराएं होती हैं, है ना, और यहाँ पर तने से लगी हुई होती है। तो क्या कहें, ये मोटी सिरा होती है ना, और ये पतली पतली सिराएं यहाँ पर बनी हुई होती हैं। आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी सी सिरा दिखाई देगी, इसे हम क्या कहते हैं? मध्य सिरा कहते हैं। जो बीच में सिरा होती है इसे मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहते हैं? शिरा विन्यास कहते हैं। जो पत्तियों के द्वारा यहाँ पर तमाम विन्यास आपको बने हुए दिखाई देंगे उन्हें क्या कहते हैं? शिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा होता है तो ये शिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। अगर ये दोनों तरफ फैला हुआ रहेगा तो क्या कहलाएगा? ये अगर ये दोनों तरफ फैलाएगा तो ये जालिका रूपी विन्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जालिका रूपी विन्यास कहलाएगा। आपने देखा होगा कि पत्तियों में ये शिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ऐसे शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। जैसे आप कोई भी घास फूस देखते होंगे तो उसमें क्या होता है? सिर्फ एक प्रकार की होती है ना, एक ही प्रकार की होती है, तो शिरा विन्यास क्या कहलाता है? समांतर शिरा विन्यास कहलाता है। ठीक, विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उसकी शिरा विन्यास का आप अध्ययन करिए और ये जानने का प्रयास करिए कि पत्तियों का क्या कार्य होता है। अगला यहाँ पर क्रियाकलाप में दिखाया गया, एक शाक का पौधा लीजिए। ठीक, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले और कुछ धागा लीजिए। तो चलिए क्रियाकलाप करके हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है पत्तियों में शिरा विन्यास, जैसे कि ये मोटे यहाँ पर दिखाया गया है मध्य में शिरा और ये पतली पतली शिराएं यहाँ पर बनी हुई है। ठीक, और ये देखिए ये जालिका रूपी यहाँ पर शिराएं, ये सब जालिका रूपी बनी हुई है और ये यहाँ पर समांतर है। ठीक है, इसमें क्या है? समांतर शिरा विन्यास बना हुआ है। अगला क्रियाकलाप क्या करना है? इस क्रियाकलाप को दिन के समय हमें करना है जब धूप खिली हो। ठीक, जब धूप
निकली हुई हो तभी हमें क्रियाकलाप करना है। आपको स्वस्थ भली भांति सिंचित और धूप में रखे पौधे को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढक करके बांध दीजिए। दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांध कर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली की आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं? किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती हैं? क्या आप बता सकते हैं कि ये बूंदें कहाँ से आई? ठीक, जब आप क्या करेंगे, पौधे के ऊपर थैली बांध देंगे। पौधे की पत्ती वाली शाखा को क्या करिए, थैली से बांध दीजिए। ठीक, उसमें धागा से लपेट करके बांध दीजिए और दूसरे पॉलीथीन को खाली थैली पर भी धागा बांध दीजिए। तो आप क्या देखेंगे कि उसमें बूंद बूंद करके आपको कुछ पानी दिखाई देगी, है ना। ये देखिए यहाँ पर बांध दिया गया है पत्तियों के ऊपर, तो यहाँ पर बूंद 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 के रूप में पानी दिखाई देता है। ठीक, ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, है ना। वाष्पोत्सर्जन की ये क्रिया करती है। चलिए आगे इसमें पढ़ते हैं। जल की जो बूंदें हैं पत्ती से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलती हैं और इस क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में बहुत ही विधिवत पढ़ेंगे, वो भी अध्याय 14 में। ठीक, हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधों के वाष्पोत्सर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते? बिल्कुल नहीं देख पाते, क्योंकि वाष्प को हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। इसलिए हमने पौधे के ऊपर पॉलीथीन बांध दिया था ताकि उसका जो वाष्पोत्सर्जन हो तो उसमें हमें दिखाई दे, उस वाष्प को हम देख सकें। अध्याय 5 के उन क्रियाकलापों के विषय का स्मरण करिए जो कि आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, बर्फ, है ना, द्रव यानी कि द्रव के रूप में क्या होता है, जल होता है, और वाष्प, है ना, और एक होता है वाष्प। ठीक है, तो जो पानी होता है क्या होता है, वाष्प के रूप में भी बदल जाता है। क्या उनके नाम आप बता सकते हैं? उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंद के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है। ठीक, चलिए पत्तियों का और भी कार्य हम देखते हैं। एक तो वाष्पोत्सर्जन का कार्य हो गया, अगला और भी हम कार्य देखते हैं। आवश्यक सामग्री पत्ती, स्प्रिट, बीकर, परखनली, बर्नर, जल, प्लेट एवं आयोडीन विलयन, ये इतनी सारी चीजें लेनी है। परखनली में एक पत्ती रखिए, उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डाल दीजिए जिससे पत्ती उसमें पूर्ण रूप से डूबी रहे। अब इस परखनली को जल से आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहें जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकल जाता। इतना गर्म करिए, इतना गर्म करिए कि उसका जो हरा रंग है वो पूर्ण रूप से उतर जाए। अब पत्ती को परखनली से सावधानी पूर्वक बाहर निकालकर जल से भली भांति धो लीजिए। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालिए, और जैसे आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालेंगे, है ना, तो आपको कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देंगी। वो जो चीजें होंगी वो क्या होगी, मंड होगी। ठीक, आप क्या देखते हैं अपने परीक्षण की तुलना अध्याय 2 में जो हमने खाद्य पदार्थों की विभिन्न पोषक उपस्थिति का परीक्षण किया था। ठीक है, क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड मौजूद है? बिल्कुल, पत्तियों में मंड मौजूद होता है। ठीक, हमने अध्याय 2 में देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में मंड पौधे के अन्य भाग से भी एकत्रित हो जाता है। ठीक है, देखिए पत्तियों में मंड होता है, जैसे कि पालक हो गया, पालक की पत्ती हम लोग यूज करते हैं, खाते हैं, है ना, शाक के रूप में। किसके रूप में? शाक के रूप में। ऐसे ही सरसों का भी पत्ती खाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या हो गई। और एक पत्ता गोभी भी सुने होंगे नाम, खाया भी होगा कई लोगों ने, है ना। तो पत्ता गोभी भी सिर्फ पत्तियों से ही मिल करके बना हुआ होता है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, हम लोग खाते हैं, जो कि हमें बहुत ढेर सारी ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीजें देती हैं। तो इसमें स्टार्च भी यानी कि मंड पूर्ण रूप से उपस्थित होता है। ये देखिए यहाँ पर पत्ती के कार्य में यहाँ पर दिखाया गया है। हरी पत्ती लिया गया, ठीक है, और यहाँ पर ये बर्नर पर रखा गया, गर्म किया गया। जब पत्ती का पूर्ण रूप से कलर उतर गया तो यहाँ पर जब आयोडीन विलयन में इसको मिलाया गया तो क्या हो गया, बैगनी रंग का हो गया। तो बैगनी रंग का जब भी आयोडीन की मात्रा डाली जाती है, ठीक है, और अगर उसका कलर बैगनी का हो गया, इसका मतलब कि इसमें मंड यानी कि स्टार्च मौजूद है। ठीक, चलिए टिप्पणी। क्योंकि इस क्रियाकलाप में स्प्रिट को गर्म करना होता है अतः अध्यापक को कक्षा में प्रयोग स्वयं करके दिखाना
चाहिए। देखिए यहाँ पर है, आगे मैंने भी पढ़ा, लेकिन जो परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है, उस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये हम लोग अगले क्लास में पूर्ण रूप से विधिवत रूप में हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, हमें क्या चाहिए, पेड़ पौधों को CO2 चाहिए, और क्या चाहिए, जल चाहिए, यानी कि H2O चाहिए, और क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। ठीक है, इसकी उपस्थिति में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, यानी कि C6H12 वो 6 बनाते हैं, ग्लूकोज जो ये लोग यूज करते हैं, और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, जो कि हम लोग के द्वारा ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जाती है। ठीक है, पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों के मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। ठीक, यानी कि जो भोजन बनाता है ये क्या होता है, पत्तियों में पूर्ण रूप से ये मंड के रूप में संचित हो जाता है। ठीक, इसलिए जो हम पत्तियां खाते हैं, है ना, जो जीव जंतु होते हैं वो भी जब पेड़ पौधों की पत्तियां खाते हैं तो उनसे भी उनको एनर्जी मिलती है, प्रोटीन विटामिन मिलता है, यानी कि उसमें पूर्ण रूप से स्टार्च पाया जाता है। ठीक, अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए, हमने उसमें देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। ठीक है, पत्ती जल का उपयोग करके अपना भोजन बनाने का कार्य करती है। ठीक, पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। देखिए जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी तो जाहिर सी बात है कि जल का ह्रास होगा। जो जल होता है वही वाष्प के रूप में ऊपर वायुमंडल में उड़ जाता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होती है, ये कार्य क्या कौन करता है, जड़ें करती हैं। अब आप सोचते होंगे कि पानी तो हम जड़ को देते हैं, मिट्टी में डालते हैं, है ना, लेकिन तने में पानी कैसे पहुंच जाता है और तने के बाद में पत्तियों में कैसे पहुंच जाता है। ठीक, तो चलिए इसमें हम जड़ के बारे में पढ़ते हैं। चित्र 7.13 को ध्यान पूर्वक देखिए। पहली और बूझों में से कौन अपने पौधे को ठीक प्रकार से पानी दे रहा है और क्यों दे रहा है। चलिए यहाँ पर चित्र में हम देखते हैं। ये देखिए पौधों को पानी दे रहे हैं। ठीक है, ये पहली है और ये बूझो है। ठीक है, इसमें दोनों में से कौन ढंग से पानी दे रहा है, ये प्लांट है। ठीक है, दो प्लांट, एक जो है ये पौधा पानी जो दे रहा है ये केवल पत्तियों को दे रहा है, और ये पानी किसको, जड़ को दे रही है। ठीक है, तो पानी दोनों में से कौन पौधे को सही रूप में दे रहा है, ये पानी सही रूप में दे रही है। क्यों दे रही है, क्योंकि ये पानी जड़ को दे रही है, और जब जड़ को देगी पानी तो ये तने और पत्तियों में आसानी से पहुंच जाएगी, और जब पत्तियों में देगा तो पत्तियां किसी और को कोई चीज नहीं पहुंचा सकती हैं। ठीक है, देखिए पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है, तो मिट्टी के अंदर कौन सा भाग होता है, जड़ होता है, सभी जानते होंगे, है ना। आइए निम्न क्रियाकलापों के द्वारा पौधे के इस भाग के बारे में और भी विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्रियाकलाप दिया गया। आवश्यक सामग्री 2 गमला, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड और कैंची एवं जल। ये क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में हमें करना है। बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़ लीजिए। ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति न पहुंचने पाए। ठीक है, कोई भी 2 सेम पौधा ले लीजिए, चाहे खरपतवार का हो चाहे वो नन्हा सा पौधा हो। ठीक, कोई भी पौधा ले लीजिए, उसको आराम से उखाड़िए ताकि उसका जो जड़ है, जड़ लगा रहे, वो टूटने ना पाए। ठीक है, और अगर वैसे आसानी से नहीं उखड़ रहा है तो खुरपी का या किसी और चीज़ का प्रयोग करके उसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, अब क्या करिए, उस एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डाल करके लगा दीजिए। ठीक है, और दूसरे पौधे के जड़ को काट करके लगा दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। इसमें नियमित रूप से जल दीजिए। 1 सप्ताह के पश्चात इनका अवलोकन करिए तो आप क्या देखेंगे कि क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं, नहीं स्वस्थ हैं। जो पहला पौधा था जिनमें जड़ लगा था वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है और हरा भरा है, लेकिन जिसमें जड़ नहीं लगा था वो पूर्ण रूप से मर चुका है। ठीक, दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं। बिल्कुल, कि जो जड़ है, जड़ का मेन कार्य क्या होता है, पौधों को जल और खनिज पदार्थ पहुंचाना। ठीक है, मिट्टी है तो मिट्टी में भी आप लोगों को मालूम होगा कि कई प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, खाद वगैरह डाल दिया जाता है, जब पौधों को बोया जाता है तो हल्का फुल्का खाद भी डाला जाता है, पानी भी डाला जाता है। ठीक है, तो मिट्टी के द्वारा जड़ अवशोषित करके क्या करता है, पौधों को पहुंचाता है।
चलिए अगला क्रियाकलाप यहाँ पर देखते हैं। आवश्यक सामग्री मक्का, चने, बीज की रुई और कटोरी जल। 2 कटोरियाँ लीजिए, इनमें भीगी हुई रुई रख लीजिए। एक कटोरी में चने के 3 से 4 बीज, दूसरे में मक्के के दाने रखिए। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद ना बन जाए। ठीक है, उसको क्या करिए, बीज को लीजिए और रुई में डाल करके उसको भिगोते रहिए जब तक कि नवोद्भिद नभ हो जाए, यानी कि जब तक कि उनमें से नए मूलांकुर ना निकल आए। देखिए मूलांकुर यहाँ पर निकले हुए हैं। ठीक है, मूलांकुर यहाँ पर निकल आए हैं। ठीक, तब तक इसको आप भिगोते रहिए। भिगोने के बाद में क्या करिए, 1 सप्ताह के बाद में क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खींच आता है, रुई से उसको निकालने की कोशिश करिए। तो ये जो यहाँ पर नवोद्भिद, ये जो मूलांकुर निकले हुए हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये रुई में पूर्ण रूप से धंस गए होते हैं। ये रुई में पूर्ण रूप से धंसे हुए होते हैं और ये देखो जकड़े हुए होते हैं। ये इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलते हैं। क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि में खींच करके आसानी से नहीं निकाल पाते हैं। हमें उन्हें निकालने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, यानी कि उन्हें मिट्टी से खोद करके हमें निकालना पड़ता है। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जकड़े हुए रखती हैं। जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, जो पौधे होती हैं उन्हें अपनी मिट्टी में जकड़ करके रखती हैं ताकि आंधी तूफान आए या बारिश हो तो पेड़ पौधे गिरे ना या मरे ना। ठीक है, फिर देखते हैं, इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक भी कहा जाता है। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है, जो उसको मिट्टी में बांधे हुए जकड़े हुए रखती हैं। आपने देखा कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों में भी विविधता पाई जाती है? आपने देखा कि तने कई प्रकार की होती हैं, पत्तियां भी कई प्रकार की होती हैं, लेकिन जड़ें भी कई प्रकार की होती हैं क्या? तो चलिए अगला क्रियाकलाप देखते हैं। 7.16 ये 7.16 बी। ध्यानपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। अब चने के पौधे की जड़ों को ध्यानपूर्वक देखिए, जो कि अभी मैंने पिछले क्रियाकलाप में उसको भिगोया था, उसको देखिए। क्या ये चित्र 7.16 ये के समान दिखती है अथवा चित्र 7.16 बी की तरह? मक्का के पौधे की जड़ें कैसी हैं? जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का अथवा चना लिखिए। चने एवं मक्का की जड़ों में क्या समानता है, वह किस रूप में एक दूसरे से भिन्न हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार हैं? आइए पता लगाएं। ये देखिए, ये मक्का है और ये चना है। ठीक है, चना यानी कि द्विबीजपत्री है, मक्का यानी कि एक बीजपत्री है। ठीक, तो ये देखिए, इसमें जो मूलांकुर निकले हुए हैं ये दोनों साइड से निकले हुए हैं, लेकिन जो चना है इसमें क्या है, एक ही साइड से यहाँ पर निकले हुए हैं, है ना, एक ही साइड से आपको दिख रहे होंगे। दोनों एक ही साइड से निकले हुए हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग साइड से निकले हुए हैं। ये की जड़ है और ये बी की जड़ है, तो दोनों अलग अलग प्रकार की जड़ें दिख रही होंगी आपको। ठीक, अगला क्रियाकलाप देखते हैं। खुले मैदान में जाइए, वहाँ बहुत से खरपतवार उग रहे हों। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी को खोदकर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धो करके अलग करिए। अब उनका निरीक्षण करिए। क्या आपने ध्यान से देखा कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ें या तो चित्र 7.16 की तरह या फिर 7.16 बी की तरह हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये देखिए, आप बाहर जाइए, ठीक है, और वहाँ से क्या करिए, छोटे बड़े खरपतवार पौधे उनको उखाड़ करके उनके जड़ों को धो करके देखिए, तो आप क्या देखेंगे कि जड़ें अलग अलग प्रकार की होती हैं। एक है मूसला जड़, दूसरी रेशेदार जड़। मूसलादार जड़ में क्या होता है, एक सीधे यहाँ पर निकला होता है और यहाँ से ढेर सारे यहाँ पर ऐसे जड़ निकले हुए होते हैं। ठीक है, ये इधर से निकला हुआ होता है, ऐसे ढेर सारे निकले होते हैं। लेकिन जो रेशेदार जड़ होता है ये क्या होता है, ये एक में ही यहाँ इधर 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 ढेर सारे जड़ यहाँ पर निकले हुए होते हैं। ये क्या होते हैं, रेशेदार जड़ होती हैं। देखते हैं, जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17 ये की तरह हैं, उनकी मुख्य जड़ को क्या कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं, तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17 बी के समान हैं, उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है। ठीक है, उनमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती है। सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं। इन्हें झकड़ा जड़ और रेशेदार जड़ भी कहते हैं, जो कि ये पहले में मूसला जड़ और दूसरे में रेशेदार जड़ के रूप में भी मैंने देखा है।
एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर दो समूह में छांटिए। मूसला जड़ वाले पौधों को समूह ए में तथा रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में आप रखिए। समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखिए, इनका शिराविन्यास किस प्रकार है, और समूह बी के पौधों की पत्तियों को देखिए कि उनका किस प्रकार है। ठीक है, दोनों को शिराविन्यास को अलग अलग आप देख करके उनको सोचिए कि किस प्रकार से हैं। बूझो के मस्तिष्क में एक अजब विचार आया। वो जानना चाहता है कि पौधे की जड़ किस प्रकार की होगी। ठीक है, उसे उस पौधे को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है, और पौधे की पत्तियों को देखकर इसका उत्तर दे सकता है। वो पौधे की पत्तियों को ही देख करके पता लगा सकता है कि उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि पौधे की पत्ती के शिराविन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है? क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं उनकी पत्तियों का शिराविन्यास एवं जड़ के प्रकार को सारणी 7.2 में सही रूप में भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। ठीक, आप यहाँ पर पौधे का नाम लिखिए, जैसे मक्का, चना, गेहूँ। ठीक है, ऐसे लिखिए। यहाँ पर शिराविन्यास के प्रकार, इनका जो शिराविन्यास है वो कौन से प्रकार का है, और जड़ कौन सा है, मूसला जड़ है, रेशेदार जड़ है, कौन सा जड़ है, ये लिखिए और इसको चार्ट आप लोग बनाइए। ठीक, चलिए, हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं, ये तो मैंने पढ़ ही लिया है, तथा तना जल एवं खनिज को पत्तियों पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक, पत्तियां भोजन संश्लेषित करते हैं, ये भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। जो पत्तियां भोजन बनाती हैं, ये भोजन तने से होकर के पौधे के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपियोका आदि को हम खाते भी हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है। देखिए, कुछ पौधे होते हैं जिनके हम जड़ों को खाते भी हैं, जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम, ठीक है, टेपियोका, ये सब क्या है, जड़ है। इनको हम लोग खाते भी हैं। इनमें क्या होता है, भोजन संचित होता है। जब हम आज गाजर या मूली को बोए तो उसके 2-4 दिन बाद ही उखाड़ करके हम नहीं खाते हैं, काफ़ी दिन तक लगा रहता है। पहले खूब पतला सा रहता है, फिर उससे थोड़ा सा मोटा होता है, फिर उससे और भी मोटा हो जाता है ना। तो जब मोटा और बड़ा सा हो जाता है, फिर हम उसको उखाड़ करके क्या करते हैं, खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक, एक तना दो तरफा मार्ग की तरह होता है। जो एक तना होता है ये दो तरफ मार्ग की तरह होता है, यानी कि दो तरह का कार्य करता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है? तो चलिए देखते हैं। ठीक, चित्र में लिखिए कि तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर आते हैं। दो तरफा का मतलब ये दो तरफ कार्य करता है। ठीक, तो आप ये विचार करिए कि कौन सी चीजें हैं जो तना ऊपर लेकर के जाता है और किसको ऊपर से नीचे की ओर लेकर के आता है। ठीक, अब चलिए हम लोग पुष्प की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पॉइंट आगे हम पढ़ते हैं। गुलाब के पौधे के 3 आरेख यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। कौन सी स्थिति में आप पौधे को भली भांति पहचान सकते हैं और क्यों पहचान सकते हैं? ठीक, देखिए यहाँ पर 3 आरेख बनाया हुआ है, ये BC। ठीक है, यहाँ पर केवल डंठल ही बना हुआ है, बिल्कुल पत्ती विहीन है। यहाँ पर डंठल भी है और पत्तियाँ भी लगी हुई हैं। यहाँ पर डंठल भी है, पत्तियाँ भी हैं, शाखाएं भी हैं, फूल भी लगे हुए हैं। ठीक, चित्र 7.1 में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ठीक है, अध्ययन के लिए पुष्पों का चयन करते समय गेंदा, सूरजमुखी, गुलदाउदी ना लें, क्योंकि यह एक पुष्प नहीं है, वरन पुष्पों का ये गुच्छा है। जैसे कि हम अगली कक्षा में इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, गेंदा हो गया, सूरजमुखी हो गया, गुलदाउदी हो गया, ये सब फूल नहीं है, बल्कि एक फूलों का गुच्छा होता है। लेकिन गुलाब हो गया, ठीक है, कमल हो गया, और भी अन्य प्रकार के फूल हैं, वो फूल होते हैं। ठीक है, वो एक एक फूल अलग अलग पंखुड़ियों से लगे हुए होते हैं। ठीक, क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? क्या वो चटकीले होते हैं? आइए हम कुछ पुष्पों का अध्ययन यहाँ पर करते हैं। क्या आपने गेहूं, ठीक है, मक्का,
आम, अमरूद, इन सब के फूलों को भी आपने देखा है? तो चलिए हम फूलों के बारे में अध्ययन करते हैं। क्रियाकलाप 10 में आवश्यक सामग्री एक पुष्प की कलिका तथा निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प, ठीक, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज, आवर्धक लेंस और जल। इसमें से कोई एक फूल लीजिए और इतने सामान को आप इकट्ठा करिए। ठीक है, खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? जो खिला हुआ पुष्प है उसका सबसे प्रमुख भाग कौन सा है? ये पुष्प की पंखुड़ियाँ होती हैं। क्या होते हैं? पुष्प की पंखुड़ियाँ होती हैं, जो कि ये खिली हुई होती हैं। देखिए पंखुड़ियाँ खिली हुई हैं, ठीक। और वहीं पर जो कली होता है इसमें पंखुड़ियाँ क्या होती हैं? बंद होती हैं। और जब खिल जाता है तो पंखुड़ियाँ खुल जाती हैं। ठीक है, तो जो पुष्प होता है, पुष्प का खिलने वाला मेन भाग कौन सा होता है? पंखुड़ियाँ होती है। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती हैं। ठीक है, वहीं पर आप गेंदा देखेंगे, उसकी पंखुड़ियाँ अलग है, गुड़हल की पंखुड़ियाँ अलग हैं, उनका कलर। ठीक है, आपके विचार में कलिका में पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थी? ठीक है, कली का प्रमुख भाग कौन सा है? देखिए कली है ना, कलिका, इसमें पंखुड़ियाँ आपको बंद दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर पंखुड़ियाँ पूरी खुली हुई दिखाई दे रही हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि ये भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? ये जो पंखुड़ियाँ होती हैं क्या होती हैं? छोटी छोटी पत्तियों की तरह दिखाई देती हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो कली होता है, कली भी देखे होंगे कि कली जो चारों तरफ से छोटी छोटी पत्तियों से बंद होता है और इसके अंदर पंखुड़ियाँ बंद हुई रहती हैं। तो ये जो छोटी छोटी ये जो पत्तियाँ आपको दिखाई देती हैं, पत्तियाँ क्या होती हैं? बाह्य दल होती हैं। क्या होती हैं? बाह्य दल होती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। पुष्प के बाह्य दल में पंखुड़ियों की भली भांति अवलोकन करिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कितने बाह्य दल होते हैं? आपने बाह्य दल तो देख लिया, लेकिन कितने बाह्य दल होते हैं? क्या ये आपस में जुड़े हुए होते हैं या बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं? बाह्य दल एवं पंखुड़ियाँ किन रंगों की होती हैं? आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? क्या आपने कभी फूल को तोड़ करके देखा कि उसमें पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? क्या वह एक दूसरे से जुड़ी हैं या स्वतंत्र हैं? पंखुड़ियाँ क्या एक दूसरे से जुड़ी हुई या बिल्कुल अलग हैं? क्या जुड़े हुए बाह्य दल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग अलग हैं या संयुक्त हैं? ठीक है, आपने कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन संबंधी परीक्षण साड़ी 7.3 में आप इसको लिखिए। ठीक, जैसे कि यहाँ पर ये साड़ी बनी हुई है। ठीक, पुष्पों का परीक्षण करना है, पौधे का नाम लिखना है, बाह्य दल की संख्या एवं रंग लिखना है, पंखुड़ियों के रंग एवं उनकी संख्या लिखनी है, बाह्य दल जुड़े हैं कि स्वतंत्र है, पंखुड़ियाँ जुड़ी हैं कि स्वतंत्र है, पुंकेसर स्वतंत्र है या पंखुड़ी से जुड़े हुए हैं, स्त्रीकेसर उपस्थित हैं या अनुपस्थित हैं। अभी स्त्रीकेसर, इन सब पुंकेसर, इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं विधिवत। ठीक, देखिए पौधे का नाम मैंने गुलाब लिया। गुलाब की पंखुड़ियों को आप लोग अलग अलग गिन नहीं सकते हैं, उनके जो बाह्य दल होते हैं, ठीक है, बाह्य दलों को भी नहीं गिन सकते हैं और पंखुड़ियों को भी नहीं गिन सकते हैं, है ना। तो बाह्य दल जो होता है वो क्या होता है? कलरफुल होता है, और जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो भी कलरफुल ही होता है। ठीक, तो बाह्य दल क्या होते हैं? अनेक होते हैं। बाह्य दल जुड़े या स्वतंत्र नहीं होते हैं। पंखुड़ियाँ जुड़ी स्वतंत्र, तो पंखुड़ियाँ बिल्कुल अलग होती हैं। पुंकेसर भी बिल्कुल अलग होते हैं और स्त्रीकेसर इनमें उपस्थित होता है। ऐसे ही आप ले लीजिए गुड़हल का बनाइए। ठीक है, तो ऐसे ही आप चार्ट पूरा बनाइए। चलिए आगे देखते हैं। हम विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन करिए और अपने प्रेक्षण इस सारणी में लिखिए। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरें। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? ठीक है, इसे पुंकेसर, स्त्रीकेसर, ये सब नाम ही सुने होंगे, लेकिन ये वैसे पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है। जब तक आप इसको विधिवत पढ़ने की कोशिश, जानने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है, तब तक मालूम नहीं चलेगा आप लोगों को। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब पंखुड़ी जुड़ी हो अथवा जब वह स्वतंत्र हो। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काट कर आप पुष्प के आंतरिक अंगों का स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, पंखुड़ियों को काट करके उनको आंतरिक रूप से, पूर्ण रूप से देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल एवं पंखुड़ियों को हटा दिया जाता है। ठीक है, अगर उनके अंदर के पार्ट को देखना है तो आपको बाह्य दल और पंखुड़ियों को हटा देना पड़ेगा। 7.22 को ध्यान से देखिए और अपने पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर को पहचानिए। 7.23 को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पुंकेसर के दिखाए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर फूल, ठीक,
जैसे कि धतूरे का फूल, ये किसका फूल है? धतूरे का फूल है। ठीक है, फूल गिर जाता है और इसमें धतूरा लगा रहता है, तो इसका पुष्प कैसा है? घंटाकार पुष्प है ना। ये देखिए यहाँ पर पुष्प दिखाया गया और पुष्प के भाग दिखाए गए। देखिए ये क्या है? अभी मैंने आपको बताया है, ये क्या है? ये लगा हुआ है आपका बाह्यदल पुंज है। क्या है ये? बाह्यदल पुंज है। ठीक है, और इसमें कोई भी फूल आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको ऐसे कुछ डंठल टाइप का आपको दिखेगा और इसमें कुछ चिपचिपा पदार्थ भी आपको लगा हुआ दिखाई देगा। ये क्या होता है? परागकोश लगे हुए होते हैं। क्या होते हैं? परागकोश लगे हुए होते हैं। और आपको यहाँ पर एक छोटा सा अंडाकार भाग दिखाई देगा, ये क्या होता है? स्त्री केसर होता है। ठीक, और ये जो ऊपर यहाँ पर ऐसे डंठल टाइप का लगा हुआ होता है, ये क्या होता है? पुंकेसर होता है। ठीक, क्या होता है? पुंकेसर होता है, जो ऐसे लगा हुआ होगा और ऐसे ही ऊपर लगा हुआ होता है किसी भी फूल के। ठीक, और जो यहाँ पर ऐसे अंडाकार के रूप में बना हुआ होता है पंखुड़ियों के और यहाँ पर लगा हुआ होता है, ये होता है स्त्री केसर। ठीक, और यहाँ पर ये परागकोश बना हुआ होता है। चलिए हम लोग विधिवत यहाँ पर देखते हैं जो कि चित्र में दिखाया गया। क्या पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात करिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित करिए। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग क्या होता है? स्त्री केसर होता है। ठीक है, स्त्री केसर से ही फल का निर्माण होता है। किससे? फल का निर्माण होता है। जब पुंकेसर से परागकण आकर के स्त्री केसर पर गिरते हैं, ठीक है, तो इससे जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो इसी स्त्री केसर से ही उसमें धीरे धीरे फल का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ठीक, यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हो तो पुंकेसर हटा दीजिए। 7.24 की सहायता से स्त्री केसर के भाग को भी पहचान सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर पुंकेसर के भाग को दिखाया गया है। ठीक, यहाँ पर ये बना हुआ है। ठीक है, ये आप देखे होंगे, इसको तोड़ेंगे तो इसमें नन्हे नन्हे परागकण आपको नजर आएंगे। ठीक है, ये परागकण आपको नजर आएंगे, ये है, ये परागकोश है। ठीक है, और ये तंतु बना हुआ है और इस पूरे भाग को हम कहते हैं पुंकेसर कहते हैं, जो कि तंतु और परागकोश से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर स्त्री केसर के भाग। ठीक, अपने पुष्प के स्त्री केसर का यहाँ पर स्वच्छ नामांकित चित्र आपको बनाना है, जो बना करके आप पढ़ लीजिएगा। ये देखिए स्त्री केसर के भाग, इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे का जो भाग है ये इसके ऊपर भाग बना हुआ है। ये जो है ये क्या है? अंडाशय है। ये ऊपर आप यहाँ पर छोटा सा भाग देखेंगे, क्या है? वर्तिकाग्र है। और ये पूरा क्या कहलाता है? वर्तिका कहलाता है। ये चीज़ वर्तिका कहलाता है, ये ऊपर का वर्तिकाग्र, और ये जो नीचे यहाँ पर बना होता है अंडाशय। ठीक है, अंडाशय बना हुआ होता है। ठीक, तो ये है पूरा स्त्री केसर का भाग यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक, ये जो अंडाशय होता है इसी से ही फल का निर्माण होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्रियाकलाप लेबन। आइए अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का हम अध्ययन करते हैं। कोई भी अंडाशय लीजिए, उसको काट करके फिर उसका हम बढ़िया से अध्ययन करते हैं। ये स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग होता है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। यह जानने के लिए अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए, यहाँ पर ये और बी पार्ट में दिखाया गया है। अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर 7.25 के अनुसार रख करके उसे 2 प्रकार से काट सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये दिखाया गया है। आप ब्लेड से लेकर के तिरछा काट सकते हैं। अंडाशय की कर्तन, ये अनुदैर्ध्य काट यहाँ पर दिखाया गया और ये अनुप्रस्थ काट दिखाया गया है। ठीक, इसको काट करके देखेंगे तो उसमें भी आपको, जैसे अंडाशय का थोड़ा सा बड़ा है तो उसमें देखेंगे कि वो कुछ फल टाइप का दिखता है ना, और वही धीरे धीरे लगा रह जाता है, तो वही अंडाशय परिपक्व होकर के फल का निर्माण करता है। ठीक, ये देखिए यहाँ पर अंडाशय की आंतरिक संरचना भी दिखाई गई है लंबाई में, अनुप्रस्थ काट, ये देखिए। ठीक, यहाँ पर आपको ये बीज भी लगे हुए दिखाई देंगे, जो कि बीजांड है। क्या है ये? बीजांड है, जिसमें बीज लगे हुए होते हैं। ठीक है, अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट सेक्शन पर जल की बूंद रखिए, ताकि ये तुरंत ही सूखने ना पाए। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक संरचना को देखिए। जब आप लेंस की सहायता से देखेंगे तब आपको इसमें
ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको बताया बीजांड, ये बीजांड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, बीजांड और पूर्ण रूप से अंडाशय आपको दिखाई देगा, कब लेंस की सहायता से देखेंगे। ठीक, क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन्हें बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड, जो भी मैंने आपको बताया है। अंडाशय के आंतरिक भागों को अपने नोटबुक में चित्र की सहायता से बनाइए। आगे देखते हैं। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय और किसी पार्क में जाइए। वहाँ पर अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन करिए, उन पुष्पों को इकट्ठा करिए, उनका अध्ययन करिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प आप खराब करके ना तोड़ करके फेंकें। नोटबुक में जो कुछ आपने सारणी 7.3 में लिखा है उसके आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या सभी फूलों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपयुक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता है? बिल्कुल। क्या किसी फूल में इनसे अलग भाग भी मिलते हैं? क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाह्य दल और पंखुड़ी समान दिखते हैं? क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिसमें बाह्य दलों की संख्या और पंखुड़ियों की संख्या असमान होती है? बिल्कुल होती है। ठीक है, बहुत सारे फूल ऐसे मिलेंगे जिनकी पंखुड़ियों को तो आप गिन लेंगे, पंखुड़ियों को नहीं गिन पाएंगे, लेकिन बाह्य दल की संख्या को आप गिन लेंगे, 4 है कि 5 है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक, क्या अब आप ये इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती है? बिल्कुल, सभी पुष्पों की संरचना एक जैसी नहीं होती है। विभिन्न पुष्पों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। ठीक है, कभी भी बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर की संख्या एक समान नहीं हो सकती। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे पुष्प आपको मिलेंगे कि जिनमें पुंकेसर नहीं होगा, स्त्री केसर नहीं होगा, फिर बाह्य दल, पंखुड़ी ये उपस्थित नहीं होंगे। इन सब का हम डिटेल अध्ययन अगले क्लास में हम करेंगे। ठीक, आपने पत्ती, जड़, पत्ती, तना एवं जड़ लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में आपने पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षा में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक, देखिए इसमें आरोही पौधे के बारे में मैंने आपको बता दिया। संवहन क्या है बता दिया। विसर्पी लता है ना, विसर्पी लताएं जो केवल जमीन पर ही पड़ी रहती हैं, रेंगती रहती हैं। रेशेदार जड़, ये भी मैंने बताया। शाख जो बिल्कुल छोटे पौधे होते हैं। पार्श्व जड़, मध्य शिरा, शिराविन्यास क्या, बीजांड क्या है, समांतर शिराविन्यास, पंखुड़ियाँ, पर्णवृंत। पर्णवृंत क्या होता है? तो तने से पत्तियां लगी हुई होती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्लांट्स में होते हैं ना, जो भोजन बनाने के लिए किया जाता है। स्त्री केसर, जालिका रूपी शिराविन्यास, बाह्य दल, झाड़ी, पुंकेसर, मूसलाजड़, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, ये सब भी मैंने बता दिया। वृक्ष का तना काफ़ी मोटा होता है, सख्त होता है। शिराएं क्या होती हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ा करके बता दिया है। ठीक, अगला पॉइंट वाइज चलिए देखते हैं सारांश। सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाक, झाड़ी और वृक्ष के रूप में किया जाता है। ठीक, तने पर पत्तियां, पुष्प और फल लगे हुए होते हैं। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृंत और फलक पाए जाते हैं। ठीक है, पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिराविन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। ठीक है, पत्तियां वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल वाष्प को वायु में निष्कासित करती हैं। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल के से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाती हैं, मैंने आपको बता दिया है। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। ठीक है, ये जड़ों का कार्य है। जड़ें 2 प्रकार की होती है, कौन सी? मूसला जड़ और रेशेदार जड़। जालिका रूपी शिराविन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती हैं, जबकि समांतर शिराविन्यास युक्त वाले पौधों की जड़ें रेशेदार जड़ें होती हैं। या पत्तियों से भी मालूम कर सकते हैं कि किस प्रकार की जड़ है। तने द्वारा जड़ों से पत्तियों और दूसरे भागों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पुष्प के विभिन्न भाग कौन कौन होते हैं? बाह्य दल होता है, पंखुड़ी होता है, पुंकेसर और स्त्री केसर, ये 4 भाग होते हैं किसके? पुष्प के। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन भी दिए गए हैं, मैंने आपको बता भी दिया है। आप लोग ये सारे क्वेश्चन भी पढ़ करके सॉल्व कर लीजिएगा।
ठीक है, कि क्या है, निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है, जी नहीं। जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करता है ना। पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं, जी नहीं। तना पौधों को सीधा खड़ा रखता है। जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाता है, जी नहीं। तना जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक। पुष्प में पुंकेसर और पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है, जी नहीं। यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हो तो उनकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी, जी नहीं। यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हो तो इस तरीके से पंखुड़ियों से जुड़ा होगा, जी बिल्कुल नहीं। निम्न के चित्र बनाना है, ठीक है, बना करके चित्र आपको अध्ययन करना है। ये देखिए, पौधे में तने का क्या कार्य है वो लिखना है, ठीक है। क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधों को जानते हैं जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल है? अगर जानते हैं तो उनका नाम लिखिए कि वो कौन सा पौधा और इसे हम किस वर्ग में रखेंगे, ठीक, ये भी बताइए। बाकी और भी इसमें ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, तो सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा, पढ़िएगा। और जो भी आप लोगों के मन में विचार है, कोई प्रश्न है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। इससे हमें भी और आगे आप लोगों को बताने के लिए भी रहेगा कि हम लोग और भी आगे बढ़ें, कुछ आप लोगों को नई जानकारी दें, ठीक। तब तक के लिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। ऐसे ही हमारे चैनल पर आप जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।